खबर के साथ, जहां अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने का दावा कर सर्वे की मांग वाली याचिका निचली अदालत में जब से मंजूर हुई है तब से अलग अलग दावों का दौर चल रहा है। इस मामले में महाराणा प्रताप सेना भी अब आगे आई है। इसके अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार का यह कहना है कि उन्होंने पिछले 2 साल अजमेर दरगाह के मंदिर होने की मुहिम चला रखी है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू सेना के बाद में महाराणा प्रताप सेना आई आगे। दरगाह में मंदिर होने के दावे को दोहराया। पच्चीस सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया। अब विष्णु गुप्ता के बाद कुछ ऐसा ही दावा महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार कर रहे हैं। एक वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया कि अजमेर दरगाह नहीं, हिंदू मंदिर है। अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर 31 जनवरी 2024 को मैंने याचिका लगाई थी। इन तमाम विषयों को लेकर हम पूरे देश और पूरे दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या सर्वे कराना अपराध है? भारत संविधान से चलेगा। हम उसी संविधान के तहत चाहते हैं कि अजमेर की दरगाह या मंदिर, इसकी सरकार और सर्वे एजेंसियां जांच करें। इन्हीं बातों को मैं रख रहा हूं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे के अलावा राज्यवर्धन सिंह परमार का यहां तक दावा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू धर्म स्थल है। उनका कहना है कि करीब 2 साल पहले इस दावे के साथ उन्होंने एक जन जागरण अभियान भी चलाया था। ये देखिए, ये खिड़की भी हमने 2.5 दिन झोपड़े की दिखाई थी। 2.5 दिन झोपड़े की खिड़की। और आपको बता दें, ये नक्शा भी हमारे पास दरगाह का है, पूरा दरगाह का नक्शा भी है। और इस नक्शे पर कहाँ दरगाह है, कहाँ मंदिर है, ये भी हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। और सारे कागज हमारे पास हैं। ये देखिए, 2.5 दिन का झोपड़े की भी तस्वीर है। ये देखिए, दरगाह का पूरा हमारे पास पूरा डाटा है। ये सारे डॉक्यूमेंट आज हम कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। ये देखिए, 1798। तो ऐसे करके ये जो दस्तावेज हैं तमाम। लेकिन वर्तमान में हमारी याचिका भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने 31 जनवरी को लगाई थी, जिसमें 2 फरवरी को हमारे पास आर्डर भी आया, कमेटी भी गठित हो गई। और हम आपको बता दें कि हर दिन मंदिर में काटी गाय गिराए 2 अशियों मोहिउद्दीन चिश्ती और उसके सखियों का सच। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। वहीं AIMIM के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जमील अहमद खान का भी बयान सामने आया। उन्होंने दरगाह को धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बताया। साथ ही 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा, किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं देश का माहौल खराब करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सरासर रूप से गलत है, दायर नहीं की जानी चाहिए थी। जो एक्ट ये कहता है कि सन 47 भारत की आज़ादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति यथास्थिति के तौर पर रखी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हमारे देश का शांति और सौहार्दपूर्ण का वातावरण खराब करने में लगे हुए हैं और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर कर देते हैं। मैं माननीय कोर्ट से आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस तरह की याचिकाओं को एक सिरे से खारिज करें और जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल, हिंदू सेना की याचिका को मंजूर करने के बाद निचली अदालत ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। लेकिन इसी बीच महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार नए सिरे से याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। अजमेर से अशोक भाटी और जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्ताव को भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अगले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए।
धर्मांतरण पर प्रहार, एक्शन में सरकार। धर्मांतरण का किया खेल, जाना होगा जेल। बिल लाने की तैयारी, सियासत भारी। भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान भी धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित बीजेपी शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद भी इस कानून के दायरे में आएगा। अब इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा और धर्मांतरण विरोधी कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले से धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जब पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि एक वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल होगी। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है, ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है, हर जगह सरकार फेल है। राजस्थान की कैबिनेट ने कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्द ही राजस्थान की विधानसभा में आएगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, खासतौर पर ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का एक अभियान चला रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके खिलाफ एक सख्त कानून राजस्थान की सरकार ने बनाने की तैयारी की है और उसमें ऐसे कठोर प्रावधान किए हैं जो इस कानून के तहत ऐसे कृत्यों को रोकने का काम करेगा। जिस बिल को लेकर सियासत हो रही है, आइए जानते हैं उस बिल में क्या क्या प्रावधान है। पहली बात, धर्मांतरण करवाने पर 5 साल तक की सजा, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा, नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान, मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान। प्रदेश में दूसरा मौका है जब धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जा रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने भी साल 2008 में धर्म स्वतंत्र बिल पारित किया था। हालांकि उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस बिल में भी किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म अपनाने से पहले जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने की बात कही गई थी। बता दें कि इससे पहले यूपी, MP, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। ऐसे में राजस्थान भी इस बिल को पेश कर इन राज्यों के साथ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर सरकार और बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेताओं ने प्रस्तावित सभा स्थल का जायजा लिया। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और पीएम मोदी 17 दिसंबर को प्रदेश की जनता को PKC ERCP प्रोजेक्ट की सौगात दे सकते हैं। सत्रह दिसंबर को जयपुर आएंगे पीएम मोदी। भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी भजनलाल सरकार। PKC ERCP परियोजना की देंगी सौगात। भजनलाल सरकार की 15 दिसंबर को पहली वर्षगांठ है। ऐसे में पहली वर्षगांठ के ऊपर बड़े धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे। ऐसे में भव्य जो जनसभा है उसका आयोजन किया जाएगा। भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुट गई है। 15 दिसंबर को
सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के सामने रखने की तैयारियों में जुट गई है। इस मौके पर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सौगात दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को पीएम इस प्रोजेक्ट की नींव रख सकते हैं। करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर प्रदेश की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। के रिंग रोड स्थित दादिया ग्राम के अंदर भव्य जो पंडाल है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को जुटाने की उम्मीद है। साथ ही साथ इस दौरान भजनलाल सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और साथ ही साथ में पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी की सभा को देखते हुए रिंग रोड स्थित दादिया गांव में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। इन तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जायजा ले रहे हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि पीएम मोदी 17 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान गरीब, किसान, महिला और युवा समेत सभी वर्गों पर सौगातों की बौछार कर सकते हैं, जिसमें प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला भी शामिल है। इस परियोजना के शुरू होने से प्रदेश के 21 जिलों को पानी मिल पाएगा। करीब 7 महीने बाद पीएम मोदी का राजस्थान का कार्यक्रम बना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में 23 अप्रैल को टोंक में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया था। वहीं कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को सभा हुई थी। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक भजनलाल सरकार के जो ऐतिहासिक कामकाज है उनके कामकाजों को लेकर पीएम मोदी खुद आम जन को, जनसभा को संबोधित करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत होने की जानकारी मिल रही है। रावतसर का रहने वाला परिवार था। रावतसर कस्बे में जैसे ये खबर फैली, शोक की लहर दौड़ पड़ी। रावतसर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर दरअसल जानकारी के मुताबिक बेकाबू कार पेड़ से टकराने से हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। पूरा परिवार रावतसर इलाके का ही रहने वाला था। तो वहीं एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर को पीपीपी मोड पर देने की चर्चा के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ का आईपीडी टावर सरकार के संसाधन से बना है। टावर को पीपीपी मोड पर देकर इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने बेहतरीन और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा देने के लिए टावर बनाया था। पूर्व में भी बीजेपी सरकार ने कई चिकित्सा संस्थान पीपीपी मोड पर दिए थे। बीजेपी की कथनी और करनी और दोहरे चरित्र का परिचायक है। या अगर कोई आदमी सुनेगा एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में या हमारे राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 5 साल में डेवलप किए, जाल बिछा दिया, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, जिला अस्पताल, उप जिला चिकित्सालय और आपके ये जितने भी ट्रॉमा सेंटर्स, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स, आज उन पे ताले लगे हुए हैं। तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता क्या? एसएमएस अस्पताल में अगर ये आज का बयान कि 600 करोड़ का आईपीडी टावर जो सरकार के संसाधन से बना है, उसको आप पीपीपी मोड पे देके और इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी और इनके दोहरे चरित्र का परिचय है। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के लिए काम करने के आरोप में पकड़ी गई मैडम माया उर्फ सीमा समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सीमा उर्फ माया, दीपक, सचिन और डेविल को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। चार दिन के पुलिस रिमांड पर मैडम माया,
3 अन्य बदमाशों को भी 4 दिन का रिमांड। हथियारों की तस्दीक के लिए दिल्ली लेकर जाएगी पुलिस। लॉरेंस गैंग के बदमाशों को कोऑर्डिनेट करने वाली मैडम माया को संजय सर्किल पुलिस ने 3 आरोपियों के साथ कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मैडम माया और सीमा के साथ दीपक, सचिन और डेविड को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। रिमांड अवधि में पुलिस इन बदमाशों से गहनता से पूछताछ करेगी। साथ ही इस गैंग के कब्जे से बरामद हुए अवैध हथियारों की तस्दीक के लिए इन्हें दिल्ली, गुजरात और हरियाणा लेकर जाएगी। गैंग सक्रिय है। कुछ लड़के हैं जो एमपी से जाकर हथियार लाए हैं। हथियार के साथ ऑनलाइन उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ लगाई हैं और इस तरह से हमने जब उनको उठाया तो हमें पता चला कि उनके लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की गैंग से संपर्क है। इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ के हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया जो उनके साथ एमपी गए थे। अभी हम आगे उन्होंने हथियार किसको सप्लाई किया है, 2 हथियार तो हमने उनसे बरामद कर लिए हैं और 2 हथियार उन्होंने आगे किसको सप्लाई किए हैं, इसकी अभी जांच करना बाकी है। और साथ में जो उनको पैसे दे रहा था और उधर उसने भेजा था, उस जो उनके साथ निरंतर संपर्क में था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल जयपुर में चांदपोल से कारोबारी को रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक उसकी हत्या की साजिश भी रची गई, लेकिन वारदात से ठीक पहले पुलिस को भनक लग गई और मौके से गैंग में शामिल महिला समेत 7 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके कब्जे से 4 देसी कट्टे, पिस्टल, मैगजीन और 7 कारतूस बरामद हुए थे। जो 2 लड़के थे उनके साथ में एक विष्णुई लड़का था। ये तीनों मिलके चांदपोल अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे। किसी उसके गैंग के इशारे का इंतजार कर रहे थे किसी व्यापारी पे फायरिंग वगैरह करने का। उस दौरान हमें मुखबिर से सूचना मिली, तब इनको पकड़ लिया गया। इनके पूछताछ के बाद में ही इनकी गैंग के बारे में पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। पुलिस की अब तक की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके तहत हिसार का दीपक सेन गैंग के लिए फिरौती वसूलने के लिए टारगेट का काम करता था। वहीं राजकोट गुजरात का हरेन शैलेश भाई उर्फ डेविल राजा इस गैंग का शार्प शूटर है। डेविल राजा के खिलाफ दिल्ली के सनलाइट थाना और हनुमानगढ़ के संग्रिया थाने में भी केस दर्ज है। वहीं हिसार हरियाणा का सचिन वर्मा भी गैंग के लिए मैडम माया के साथ मिलकर मैसेंजर का काम करता था। बदमाशों को हिसार, दिल्ली, जयपुर और गुजरात के राजकोट से पकड़ा गया है। इनमें अभी तक 7 मुलजिम अरेस्ट किए, जिनसे 4 वेपन और 7 कारतूस और 1 खाली मैगजीन बरामद की गई है, जिनमें योगेश सैनी है, मोहम्मद अकील है, हरेंद्र बिश्नोई है, सचिन वर्मा है, माया उर्फ सीमा उर्फ रेणु है, दीपक सैन्य है। लॉरेंस गैंग से जुड़ी मैडम माया समेत 4 आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस इन बदमाशों के जरिए गैंग के दूसरे सदस्यों तक पहुंच पाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डीडवाना कुचामन जिले में कुचामन सिटी के 5 व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रोहित गोदारा के जरिए फिरौती के लिए विदेश के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने का मामला सामने आया है। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। रोहित गोदारा की धमकी से कुचामन सिटी में हड़कंप। एक साथ 5 व्यापारियों से फिरौती की डिमांड। 2 दिन में जवाब न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। गैंगस्टर लॉरेंस के आतंक का जाल अब छोटे शहरों और कस्बों तक फैलने लगा। आए दिन इस गैंग के नाम से फोन करने और फिरौती मांगने की घटनाएं अब आम हो चली हैं। कुचामन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 5 व्यापारियों को लॉरेंस के साथ गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल किए गए, जिनमें व्यापारियों से 2 से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बदमाश ने व्यापारियों को धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें 2 दिन के अंदर
जवाब नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। रोहित क्या हाल चाल है तेरा? एक तो है ना, कल फिरौती 2 करोड़ फिरौती खातर फोन करिए, ठीक है? प्रेम वापस फोन कर ली नहीं, जो जगह तो लकड़ करके फोन कर उठा है। ये ध्यान रखी फिर तेरे घर का बर्बादी हो जाएगा। बारह मिल के चाह है, कोई नहीं तेरी मदद करा, ठीक है? जो भी है भाईचारों को वापस फोन कर ली, अगर नहीं करना मैं बता दे, फिर सरकार ने जरूरत हो पड़े, ठीक है? वापस फोन करें। आप देख सकते हैं ये वही विदेशी नंबर है जिससे व्यापारियों को फोन कॉल आया था और फिरौती की डिमांड की गई। फोन कॉल से घबराए व्यापारियों ने पुलिस से संपर्क किया। इस मामले में कुचामन पुलिस थाने में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस ने भी टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, कुचामन में कुछ लोगों के पास में वॉइस कॉल मैसेज आए थे धमकी भरे, उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसकी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। किन लोगों ने इनके पास में टेलीफोन किया है, कौन लोग हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। कुचामन शहर में जिन 5 व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकी दी गई, उनमें पेट्रोल पंप, प्रॉपर्टी, होटल, किराना और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े हैं। पुलिस के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स भी इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं। व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन कारोबारियों के नंबर गैंग तक आखिर कैसे पहुंच गए। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। तो वहीं जालोर में किसानों का महापड़ा 14वें दिन भी जारी है और ये किसान जवाई बांध के 1/3 पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार किसान केवल आश्वासन पर नहीं बल्कि वादा पूरा करवा करके ही महापड़ाव खत्म करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जालौर के किसान व्यापारी गुस्से में हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जवाई बांध का पानी देने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन वादा पूरा करने के बजाय पाली और रोहित औद्योगिक क्षेत्र को पानी दिया जा रहा है। इससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई के लिए महापड़ाव कर रहे हैं। आश्वासन जब तक ये नहीं होगा हम घर जाने वाले नहीं, हम यहाँ डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें महीना 2 महीना और 5 महीना भी बैठना पड़े। हमारी जनता बागोड़ा से लेके और तक दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के लोग, व्यापारी, 30 संगठन सभा ने ये हमारा समर्थन दिया है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम पानी के लिए एक, न बीजेपी, न बसपा, न सपा, हम सब पानी है, हमारी जीवन रेखा है। यदि पानी नहीं आया तो हमारा व्यापार जालोर का बंद होने कगार पर रहेगा। किसानों ने साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, इस बार हम हर बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे हाथ का पानी लेकर ही रहेंगे, भले ही इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और इसके लिए हमने राजस्थान सरकार को कई बार निवेदन किया है। पिछले 12 साल से ये धरना चल रहा है, छोटा मोटा धरना प्रदर्शन, लेकिन अब हमने निश्चय किया है कि ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और चाहे हमारा इसके अंदर बलिदान हो जाए, किसानों का बलिदान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस मुद्दे को अब छोड़ेंगे नहीं। पानी को लेकर ही रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। खेतों में कामकाज छोड़कर किसान महापड़ाव पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा है। वही किसानों ने भी ठान लिया है कि भले ही प्राण जाए, लेकिन पानी हर कीमत पर लेके रहेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा, महापड़ाव खत्म नहीं होगा। किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान। आज मजदूर 1000 रुपया देते मजदूर मिलने के लिए खेतों में नहीं है, पर हम 14 दिन से इधर बैठे हैं। नेता जीतने के समय आते हमारे पास में वोट लेने के लिए, जब कहते आपके जवाई बंदे का हक अब की बार हम तय कर देंगे। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, यही सब नेता आके हमको कहते थे कि बीजेपी की सरकार आने दो, आपका पानी का हक जवाई बांध का, जवाई नदी में पानी का हक तय नहीं हो
तो हमको बोलना। तो अभी सगन सिंह जी को कहा और जोगेश्वर जी को भी कहा और हमारे सासोर जीवाराम जी को भी कहा है, पर कोई हमारी फरियाद सुनने के लिए राजी नहीं है। हम इतने परेशान हैं, पर अब जो पानी हमको नहीं मिला तो चाहे भले प्राण जाए, पर हम इधर से नहीं जाएंगे। किसानों का आक्रोश जो है साफ तौर से कैमरे के सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसानों के हक का पानी जो है पाली से होते हुए रोहित तक पहुंच रहा है। बड़े बड़े उद्योग धंधे जो है इससे पनप रहे हैं, लेकिन किसानों का हल्क जो है अभी तक तर नहीं हो पाया है। जो लगातार जो आक्रोश जो किसानों का जो है साफ तौर से कैमरे के सामने देखने को मिल रहा है। पिछले लंबे समय से जो जवाई डैम की पानी की जो मांग चल रही है उसको प्रशासन पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है। कई नेता आए और अपनी आश्वासन का पिटारा किसानों को देके गए, लेकिन किसानों को, बोले वाले किसानों को जो है यह आश्वासन आज भी आश्वासन के तौर पर रह चुका है। लेकिन इस बार किसानों ने ठान चुका है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है यह धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा और अपनी मांग को जो है पूरी करने के लिए जो है अमित शाह तक भी जाना पड़े तो अमित शाह तक भी जो है जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए। तो वहीं श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले में चलाए जा रहे जहर से मुक्ति आंदोलन के तहत केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम को लेकर कल लुधियाना में प्रदर्शन होगा। लुधियाना में विशाल प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ता, स्थानीय व्यापारी, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। पंजाब की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त औद्योगिक अवशेष नहरों में डाला जा रहा है और इससे राजस्थान के करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे आसपास के जो लोग हैं उनमें भारी आक्रोश है। पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड, एनजीटी और न्यायपालिकाओं से लोगों का जो भरोसा उठ चुका था, उस भरोसे को इस जन आंदोलन ने एक बार फिर मजबूत किया है। और हमारा सीधे तौर पे मांग है कि बूढ़ा नाला का जो गंदा पानी हो सतलज में नहीं डाला जाए, उसकी अलग व्यवस्था की जाए और उन फैक्ट्रियों को जो इस तरीके के जहरीले केमिकल छोड़ रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल का जो अपने जो 3 तारीख का प्रोग्राम है, हमें आस है और उम्मीद भी है सरकारें इस पानी को बंद करेंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो। और अगर 3 तारीख को कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा स्टेप हम लेने जा रहे हैं। और खबर सिरोही में जबरन धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया, जहां पर एक विवाहिता महिला के पिता ने सिरोही पुलिस अधीक्षक को उनके ससुराल वालों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मुकदमा दर्ज करवाते हुए दोषी पादरी पर कार्रवाई करने की मांग की है। यह बताया जा रहा है कि रेवदर तहसील के धनारी गांव में रहने वाली एक विवाहिता पंकु देवी को उसके ससुराल वालों ने जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया और ईसाई धर्म अपनाने पर दबाव डाला। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से पहले उसके बच्चे की डिलीवरी तक करवा दी। ये मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। विवाहिता के नहीं मानने पर ससुराल वालों ने आरोप है कि पंकु देवी को 7 दिन तक पैरों से बांधकर घर के कमरे में प्रताड़ित किया। इसकी सूचना आस पड़ोस के लोगों ने पीड़ित परिवार के पिता को दी। इसके बाद विवाहिता बेटी के ससुराल पहुंचकर उनके चुंगल से पिता ने बचाया। इसके बाद पीड़ित विवाहिता का इलाज करवाया। वहीं परिजनों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सिरोही के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। इसमें आया है जो पीड़िता बता रहे हैं, उनके फादर अभी आकर उन्होंने एक परिवाद पेश किया था कि साहब मेरी बच्चे की कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई थी और उसके जो ससुराल वाले हैं उसके साथ मारपीट करते हैं। उसका जो बच्चा है वो भी उन्होंने नहीं दिया है और उसके जो ससुराल वाले हैं वो इसको मेरे बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। वो इसको ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं कि तू भी अपना धर्म बदल ले। वो सारे ईसाई हैं और इस साथ मारपीट करते हैं और बच्ची की हालत जो है मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस तरह की कंप्लेन उन्होंने हमारे को दी है और जिसके ऊपर अभी मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर जांच की जाएगी। धर्म परिवर्तन करने के लिए आप पर मतलब दबाव बना गया, मतलब ठीक है। बच्ची जा रही थी, मैं भी इसलिए मैं जाता था। एक ही मेरी बच्ची है तो वहाँ मैं जाता था तो वो इन्होंने मेरे को भी दबाव दिया कि तू भी इस धर्म में आ जा, इस मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है। अच्छा फिर मैं एक बच्चे से मैं काम पे चले जाता था, फिर मैं वहाँ से आ गया। लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने बच्ची को पूछा तो बच्ची ने बोला कि पापा मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, मगर मैं वो शादी से बच्ची एक ही थी तो मैं दूसरा शादी नहीं करवाया था। तो पता है जिनको परेशान किया
जब देखा और बच्ची की हालत बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसी हालत कि अपन तो देखे तो उस समय अपनी भी दिमाग मतलब अपन सहन नहीं कर सकते। मतलब उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, एक वो नीचे का पहरा हुआ था और कब्जा पहरा हुआ था और बच्ची खुले बाल पर बैठी थी उस खाट पर और ऐसे बाल तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। और उसके बाद में देखा हालत तो इन्होंने घर पे आकर बताई ये घटना कि ऐसी बच्ची की हालत है। उसी टाइम में गाड़ी लेकर के गए परिवार वाले और बच्ची को लाके धानेरा अपने आबरूड दिखाया और पालनपुर में 9 दिन भर्ती रखा, एडमिट रखा। लेकिन बच्ची का प्राइवेट पार्ट जैसे 25 दिन तक वहाँ रही, 20-25 दिन उसने न तो लेटरिन बाथरूम गई और न बाथरूम गई, वो पूरा अंदर भरा पड़ा था। उसके बाद में डॉक्टर ने वो चालू तो करवाया लेकिन वो अभी बंद नहीं हो रहा है। वो बच्ची का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो डैमेज है। सिरोही में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला जो है सामने आया है। इस धर्म परिवर्तन करवाने मामले में लेकर जो है सिरोही पुलिस अधीक्षक को जो है पीड़ित परिवार व बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है आज शिकायत पत्र लेकर जो है एसपी ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि यह मामला जो है रेवदर तहसील के दौलपुरा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक विवाहिता महिला के साथ में जो है उसको पादरी ने जबरन क्रिश्चियन बनाकर जो है उसके साथ में जो है दुर्व्यवहार करने का भी जो गंभीर आरोप जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इस मामले में बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार जो है उसके ससुराल वालों पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूरा परिवार जो है ईसाई मिशनरी की में धर्म परिवर्तन कर चुका था और उसकी बेटी को भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की जो है बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार व महिला के साथ में सिरोही के पुलिस कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से है निष्पक्ष जांच की जो है मांग की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि पूरा मामला जो है सिरोही के रेवदर तहसील का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जो है अब एक जांच कमेटी बनाई है जो विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी और मामले की गहनता तक जाएगी। देखने वाली बात यह है कि एक प्रकार से जो धर्म परिवर्तन का विधेयक आया है और सबसे पहला जो राजस्थान में जो धर्म परिवर्तन का मामला जो आया है अब जो है सिरोही जिले में देखने को मिला है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले को पुलिस किस प्रकार सुलझाती है। और चलिए दिल्ली से अब खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी है। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और फिल्म देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, सांसद और एक्टर्स भी यहां पर पहुंचे थे। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का है और इस फिल्म को प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और सांसदों ने साथ मिलकर देखा है। तो द साबरमती रिपोर्ट फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है। उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी पहुंचे थे। अश्विनी वैष्णव और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है मोदी सरकार का, उनके मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान कई सांसद भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्पेशल स्क्रीनिंग यहां पर बाल योगी ऑडिटोरियम में रखी गई थी इस फिल्म को लेकर के, जहां सभी ने ये फिल्म देखी। करीब 2 घंटे 7 मिनट की ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने साथ में मिलकर देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कई फिल्म स्टार्स भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि गोधरा कांड को लेकर के ये फिल्म बनी है, जिस पर पीएम मोदी ने ये फिल्म अमित शाह, राजनाथ सिंह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ देखी है। उधर श्रीगंगानगर में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी के साथ साथ हथियारों की तस्करी भी होने लगी है। श्रीकरणपुर सेक्टर में मिले संदिग्ध पैकेट में 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीकरणपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने भी मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पैकेट मिला जो बीएसएफ को मिला था, उसे पुलिस को हैंडओवर किया। उसमें 2 पिस्टल सहित एम्युनिशन भी मिला है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू ये आया होगा। इसमें जो भी नेटवर्क होगा उसके बारे में, जैसे पूर्व में भी जो भी नारकोटिक्स का नेटवर्क रहा है उसको ध्वस्त किया गया। इसके बारे में विस्तार से डिटेल अनुसंधान करके सुनिश्चित करेंगे जो भी व्यक्ति है जो इसको मंगा रहा है, किस पर्पज से मंगा रहा है, गहराई तक जाकर के उन सभी को पकड़ा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर झुंझुनू में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने बड़ा बयान दिया है।
संभल में विवाद मामले को लेकर के एमडी चौबदार ने कहा कि सरकार मंदिरों और मस्जिदों के नीचे सत्ता की चाबी ढूंढ रही है और इसीलिए मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे करवाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार नारा तो सबका साथ सबका विकास का देती है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। पिछले दिनों जो घटना हुई है और बेगुनाह लोग जो मारे गए हैं, संदर्भ में हमने आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि जो मृतक 5 या 6 लोग जो हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि मस्जिद के नाम से, सर्वे के नाम से इस तरह दंगे करवाना और एक सुनियोजित, सबको पता है कि कोर्टों में जो मामले होते हैं, न्यायालय में मामले होते हैं, वो बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन एक ही दिन में सर्वे की रिपोर्ट देना, एक ही दिन में सर्वे कर देना, एक ही दिन में टीम का वहां पहुंच जाना, वहां के समाज के लोगों को पक्ष में नहीं लेना, उनको विश्वास में नहीं लेना और बगैर किसी इंतजाम के इस तरह पत्थरबाजी करके गोलियां चला के बेगुनाह लोगों को मारना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं राजधानी जयपुर में ज्वाइंट कमेटी तहफूज-ए-औकाफ ने देश में बन रहे माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए इस तरह के मामलों पर लगाम कसने की जरूरत बताई है। मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों की ओर से बताया गया कि आज अजमेर दरगाह पर जिस तरह का माहौल देश में बना है, इससे न केवल मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू समाज भी आहत है। उनका कहना है कि देश में अराजकता का माहौल खत्म किया जाना चाहिए। हर जगह मंदिर खोजने से लोगों को देश के विकास की ओर ध्यान नहीं रहेगा। कानून को मजाक बना करके सामने पेश किया जा रहा है। एक बार कहीं कोई बात होती है और ये कहा जाता है 1991 वर्शिप एक्ट को साइड में रख करके कि साहब ये आस्था के बिहाफ पर फैसला दिया गया है, लेकिन वो आस्था के बिहाफ पर जो फैसला दिया गया था उसके बाद वो एक तरीके से पूरा एक रूल बन जाता है कि हर जगह किसी को भी एक तरीके से, अगर ये बाबरी मस्जिद के अंदर जो 1991 वाला एक्ट जो था उसको सामने रख करके फैसला दिया जाता तो मुल्क में ये जो हालात हो रहे हैं या और अब होने के जो आसार नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, वो नहीं होते। की हैसियत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है और उनके अकीदतमंदों में जो वहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं 60 से 70% हिंदू और दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग होते हैं। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है तमाम ही लोगों की आस्था का केंद्र है। दूसरा ये है कि जब वो उनका इंतकाल हुआ था उस वक्त अजमेर बहुत छोटा था, ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी। खुद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जो है वो सांप्रदायिक स्वाद का प्रतीक है। अब लगता है कि इसमें जुडिशरी भी शामिल हो रही है देश का माहौल ख़राब करने के लिए, कि वो इन्हें हवा दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो इस किस्म के दावे लेके आते हैं और जुडिशरी उस पर मजिस्ट्रेट जो है उसके ऊपर नोटिस जारी करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं, देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। देश की आज़ादी के लिए अभी अभियान चलाया था, तो अब एक और नई आज़ादी के लिए अभियान चलाना पड़ेगा कि भाई देश को इस जो सांप्रदायिक मानसिकता है, अगर इससे हमने नहीं बचाया तो हम एक और गुलामी की तरफ चले जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, चले जा रहे हैं। हम अपने ही बनाए हुए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह विवाद मामले को लेकर अब बिग बॉस फेम एजाज खान की एंट्री हुई है। उन्होंने दावा करने वालों की 7 पुश्तों को उलझने की बात कह दी है। क्या कुछ कहा एजाज ने, सुनिए। गरीब नवाज है, गरीब के नवाज, हिंद के वली, हिंद के बादशाह, गरीबों के सरताज, गरीब नवाज है। ये इन्होंने कई भिखारियों को अमीर बना दिया है, कई लोगों को। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, सब मांगते हैं और सबको मिलता है। इनसे मत उलझो। इन्होंने आना सागर एक कटोरे में ले लिया था।